मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज फिर आपके बीच में और आज आपको बताने आया हूँ कि 3 दिन पहले एनआईए ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक चार्जशीट 6 मुलज़िमों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश की। और ये 6 मुलज़िम कौन हैं? उनमें एक तो पुलिस के डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह है, एक टेररिस्ट नवीद अहमद, एक कुछ अपर ग्राउंड वर्कर इरफान, सोफी मीर, रफ़ीक अहमद राथर, तनवीर अहमद वानी वगैरह जो थे, ये 6 आदमी जो थे इनके खिलाफ ये चार्जशीट पेश हुई। अब ये डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह, आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले देवेंद्र सिंह जो डीवाईएसपी था और उसकी पोस्टिंग एयरपोर्ट श्रीनगर में थी, इस आदमी को अपनी प्राइवेट कार में मिलिटेंटों को बिठा के श्रीनगर से जम्मू लाते हुए कुलगाम एरिया में श्रीनगर पुलिस ने एक स्पेशल नाका एस्टेब्लिश करके इसको पकड़ा था। अब पकड़ने के बाद इसके इनसे कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर्ड हुए। एज पर जब रिपोर्ट्स आई थी मीडिया में तो उन्होंने कहा था आर्म्स एंड एम्युनिशन भी रिकवर्ड हुए। और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर लगा और इन्वेस्टिगेशन जो थी बाद में ये एनआईए के हवाले की गई। एनआईए ने उन्हीं चीज़ों को एस्टेब्लिश किया और ये चालान पेश किया। अब इस जो चार्जशीट में उन्होंने एज पर रिपोर्ट्स जो कि इस वक्त मीडिया में आया है, एज पर रिपोर्ट उनमें क्या बताया गया है कि क्या इन्होंने एस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा है कि डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह जो है, इसका लाइजान जो था वो हाई कमीशन जो पाकिस्तान है, जो इस वक्त दिल्ली में है, उनके ऑफिशियल जो थे उनके साथ ये इनका टाई अप था, यानी कि उनके कांटेक्ट में था और उनसे ये बातचीत किया करता था। फिजिकल नहीं, ये थ्रू मीडिया के, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, उनसे ये इंस्ट्रक्शन, उनको इंफॉर्मेशन देनी, उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी, जो भी चीज़ें थी वो उनसे किया करता था। और उसके बाद इरफान शफ़ी मीर जो है, जो वो भी गाड़ी में पकड़ा गया था, वो एक एडवोकेट बाय प्रोफेशन है। और उसके बारे में ये बताया गया है कि ये इंसान जो था ये पाकिस्तान चक्कर लगाता था, वहाँ पे जो मिलिटेंसी स्टेट में या हिंदुस्तान में फैलाने वाले जो मास्टर्स थे, जो उन लोगों से इसकी मुलाकात होती थी, उनसे यहाँ पे कैसे एम्युनिशन कैसे लाया जाए, मिलिटेंट कैसे यहाँ पे क्रॉस करवाए जाएँ, और तो और हवाला मनी जो है उसकी जो है वो यहाँ पे कैसे थ्रू हवाला मनी जो कैसे पहुँचाई जाए, उसके बारे में इनकी बातें होती थी। ये भी एस्टेब्लिश हुआ। तीसरा, तनवीर अहमद वानी, जो कि बाय प्रोफेशन जो है वो बिजनेसमैन है, और जो एलओसी पे जो एक ट्रेड चलता था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उसका ट्रेड यूनियन का एक ये एक्स प्रेसिडेंट है। और इसका काम ये साबित हुआ है कि ये बिजनेस कम्युनिटी से पैसा लेके, चंदा लेके, टेररिस्ट जो एचएम के टेररिस्ट थे उनको ये दिया करता था। ये पूरी लॉबी जो थी ये काम किया करती थी, इनको बाद पकड़े गए। और ये आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा कि जब ये पकड़ा गया था डीवाईएसपी, उन दिनों पे एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो था वो उस श्रीनगर में एक असेसमेंट के लिए, एक जायज़ा लेने के लिए आया हुआ था। और ये जो डीवाईएसपी था जिसकी पोस्टिंग एयरपोर्ट श्रीनगर में थी, इसके फ़ोटोग्राफ्स उस डेलीगेशन के साथ भी पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में ये छपे थे। और उस वक़्त ये भी कहा गया था कि ये आदमी जिसका कि लाइज़न जो है वो मिलिटेंटों के साथ है, वो एक डेलीगेशन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था। ये डेलीगेशन के लिए कितना खतरा साबित हो सकता था, और तो और एयरपोर्ट जो सेंसिटिव लोकेशन है उसके लिए कितना ये साबित हो सकता है। ये जो भी बात कही ये बहुत ही सही बात थी कि ये खतरा साबित हो सकता था। लेकिन उसके साथ-साथ मेरा एक पूछना है, मीडिया चूँकि एक फोर्थ पिलर है, एक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, तो वो चीज़ पकड़ी हुई को वो हाइलाइट ज़्यादा करें, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आंसरेबल नहीं है? क्या मीडिया ये क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि अगर आप मैं चूँकि एक नॉर्मल कैजुअल आदमी होने के नाते ये कहता हूँ कि अगर आप नेट पे जाएँ, नेट पे अगर सर्च करें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के 61
61 एयरपोर्ट्स जो हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सभी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो CISF को दी हुई है। एक जो फोर्स है, इंडस्ट्रियल फोर्स है, उसे दी हुई है, जिसका काम जो प्रोटेक्शन देना है। तो फिर जब भी पूरे हिंदुस्तान में CISF के हवाले एयरपोर्ट्स हुए हैं, तो फिर कारण क्या था कि इस स्टेट के, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, इस स्टेट के 3 एयरपोर्ट्स लेह, कश्मीर और जम्मू जो थे, इनकी सिक्योरिटी CISF के हवाले क्यों नहीं की गई? इनकी सिक्योरिटी लोकल पुलिस के हवाले क्यों रखी गई? अब 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि CISF चूँकि यहाँ पे मिलिटेंसी इस स्टेट में है, तो CISF मिलिटेंसी स्टेट में आना नहीं चाहती और उन्होंने रिफ्यूज़ किया था ये एयरपोर्ट लेने के लिए, चूँकि उनको ये खतरा था, ये वो हैंडल नहीं कर सकेंगे। आइदर ये बात हो सकती है, या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, वो सिविल एविएशन सिक्योरिटी में बहुत ही एक्सपर्ट हो। अब 2 चीज़ें हैं। अगर ये दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर पुलिस वो एविएशन सिक्योरिटी में बहुत ही एक्सपर्ट है, तो फिर कारण क्या है कि इनकी सर्विसेज जो हैं, ये 3 एयरपोर्ट्स जो हैं स्टेट के, यहीं तक ही लिमिटेड रखी गई। इनकी सर्विसेज फिर दूसरे एयरपोर्ट्स, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स जो हैं, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर या बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे इनकी सर्विसेज को क्यों नहीं लिया गया? वो भी वहाँ पे लेनी चाहिए थी। अगर ये एक्सपर्ट थे, अगर नहीं थे, तो CISF यहाँ पे डिप्लॉयड क्यों नहीं थी? अब इस पे ये सवाल तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी पूछ सकते हैं, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से भी पूछ सकते हैं, और तो और इस स्टेट के लीडर्स जो हैं उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस स्टेट में CISF क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि चूंकि इस स्टेट के लीडर्स ही नहीं चाहते थे कि यहाँ पे CISF डिप्लॉयड हो। क्यों? क्योंकि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक बहुत ही सिलेक्टेड जो लोग हैं, जो फिजिकल चेकिंग यानी कि फ्रिस्किंग से एग्जम्प्टेड हैं, वो बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर तक वो परमिटेड हैं कि उनकी फिजिकल चेकिंग नहीं होगी। अदर देन दैट सभी को इस प्रोसेस से, चेकिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप CC फुटेज निकालें पुरानी, यहाँ पे जब ये पुलिस डिप्लॉयड थी तीनों एयरपोर्ट्स की, तो आप पाएंगे कि इन एयरपोर्ट्स में जो परमिटेड थे उनकी तो चेकिंग बिल्कुल नहीं होती थी, और जो परमिटेड नहीं थे, जिनमें ब्यूरोक्रेट भी आते हैं, जिनमें MLA भी आते हैं, जिनमें एक्स MLA भी आते हैं, एक्स मिनिस्टर भी आते हैं, वो भी आदमी बिना फ्रिस्किंग के यहाँ से जाया या आया करते थे। गोया कि एक फ्री एक्सेस था, वो लोग जो मर्जी ले जाएं और जो मर्जी लाएं, उनकी ना फिजिकल चेकिंग होती थी, ना उनके सामानों की चेकिंग होती थी। तो फिर खतरा सिर्फ देवेंद्र सिंह नहीं था, यहाँ पे तो सिस्टम ही खतरे में था। लेकिन देवेंद्र सिंह के पकड़े जाने से एक सिस्टम अच्छा हुआ कि यहाँ पे उस वक्त जल्दी से इन्होंने CISF को डिप्लॉयड किया। देवेंद्र सिंह चुका अगर चाहता, अगर देवेंद्र सिंह जिन चंगुल में वो फंस चुका था, या जिस चंगुल में वो फंसा था, वो अगर चाहते, तो यहाँ पे एक नया हादसा फिर वही रिपीट किया जाता था जो पहले एक कंधार एपिसोड हुआ था, एक बदनुमा दाग जो इस हिंदुस्तान के माथे पे लगा था कि नेपाल से जहाज जो हाईजैक हुआ और अमृतसर में लैंड किया, वहाँ से फ्यूल डालने के बाद ये कंधार तक पहुँच गया अपना जहाज ही, हम उसे नहीं रोक सके, ना बचा सके, और अल्टीमेटली हमें उनको, लोगों को, पैसेंजर्स और जहाज को बचाने के लिए हार्डकोर मिलिटेंट्स को यहाँ से खुद ही जाके उनके हवाले करना पड़ा। ये एक बदनामी जो हुई इस देश की, उसकी सिक्योरिटी पे जो उंगली उठी थी, ये दोबारा इस देश में रिपीट हो सकती थी। लेकिन थैंक गॉड ये रिपीट नहीं हुई। देवेंद्र सिंह को भी पकड़ लिया गया,
और सीएसएफ डिप्लॉयड हो गए। एक सिस्टम जो हुआ वो यहाँ पे चला। क्या कारण था कि सिस्टम ये चलाना नहीं चाहते थे? क्या यहाँ के लीडर्स चलाना नहीं चाहते थे या एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं चलाना चाहती थी? इल्ज़ाम आप जिस पे भी एनालाइज करें, जिस पे लगाना है आप लगाएं, लेकिन इम्प्रूव होने पे, सिस्टम चलने पे ये शुक्र है मालिक का कि इम्प्रूव हुआ है। मेरा काम था आपको अवेयर करना सिस्टम पे। आप जब भी कहीं पे जब जा रहे हों, कहीं सिस्टम की अवहेलना देखें कि सिस्टम नहीं चलता, तो एक कैमरा निकाल के उसे वीडियोग्राफी इसकी ज़रूर कर लें और नेट पे सोशल मीडिया पे डालें, लोगों को अवेयर करें क्या सिस्टम चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का इंतज़ार करें, फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक एक ही बात कहूँगा, जय माता दी।